अगर आपके अंदर कुछ भी कर दिखाने का जज्बा और पोटेंशियल है, अगर आपको लगता है कि आपके सपने अभी भी अधूरे रह गए हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आज की ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल की तरफ से एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। गीगल ऐप पर आप ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक समरीज पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर ऑडियो बुक से मिली लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की ऑडियो बुक समरी है मैक्सिमम अचीवमेंट, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। उन्होंने सेल्फ हेल्प पर 70 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं। वे ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। ये कंपनी लीडरशिप, सेल्स, पर्सनल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स पर ट्रेनिंग देती है। ब्रायन को पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग में 40 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी मैक्सिमम अचीवमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। इंट्रोडक्शन। क्या आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए ही पैदा हुए हैं? बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और अपने दम पर अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आगे बढ़ने के लिए है मैक्सिमम अचीवमेंट। इस बुक से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के सभी राज मिलेंगे। ब्रायन ट्रेसी की मदद से आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। सपने चाहे शादी के हों, बड़े घर के या एक अच्छे करियर के। ये बुक उन्हें साकार करने का एक मैनुअल है। अपनी जिंदगी को बनाए एक मास्टरपीस। ब्रायन कनाडा में पैदा हुए थे। उनके माता पिता मेहनती होते हुए भी पैसों की तंगी से परेशान रहते थे। उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन का समय भी देखा था। ब्रायन हमेशा देखते कि दूसरे बच्चे अमीर थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, वे क्लास में डांट भी खाते थे। 16 साल की उम्र तक उन्हें लगने लगा था कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा अमीर क्यों होते हैं। आने वाले सालों में ब्रायन ने अपना हर सपना पूरा किया। 80 देशों में घूमे, $1 मिलियन कंपनी में एग्जीक्यूटिव बने और तो और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ खाना भी खाया। उन्हें एहसास हुआ कि सपने पूरे करने के लिए मन में विश्वास होना चाहिए। ब्रायन ने सफलता के 7 मंत्र बताए। ये 7 मंत्र इंसान की खुद की खुशी और सफलता के लिए जरूरी हैं और उनमें सबसे पहला है मन की शांति। मन की शांति के बिना बाकी सब बेकार है। सफलता के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके बिना गुस्सा, डर, अफसोस और चिंता जैसे नेगेटिव इमोशंस मन में आते हैं। दूसरा मंत्र है अच्छी सेहत, यानी हेल्थ और एनर्जी। अगर सेहत अच्छी ना हो तो सफल होने का भी कोई फायदा नहीं है। तीसरा मंत्र है प्यार भरे रिश्ते, जो हमारे लिए मायने रखते हैं और जिनके कारण हमें खुशी मिलती है। सक्सेस के लिए चौथा मंत्र है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी इतनी दौलत होना कि आपको अपने खर्चों की चिंता ना करनी पड़े। ये चौथा मंत्र होते हुए भी मन की शांति, अच्छी सेहत और प्यार भरे रिश्ते बनाए रखना बहुत जरूरी है। पांचवा मंत्र है सही पर्पस और उसूल। इससे जीवन को नए मायने और नई दिशा मिलती है। छठा मंत्र है सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है खुद के बारे में जानना और समझना कि किन घटनाओं का हमारे जीवन पर कैसा असर हुआ। सक्सेस का 7वां और आखिरी मंत्र है आत्मसंतुष्टि, यानी ये एहसास होना कि आप अपने गोल्स को पूरा करने के रास्ते पर हैं और बहुत जल्दी सफल होने ही वाले हैं। मेंटल मास्टरी के 7 नियम। नियम कई तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल या इंसानों के द्वारा बनाए गए। नेचुरल नियमों को आगे फिजिकल लॉज और मेंटल लॉज में डिवाइड किया जा सकता है। फिजिकल लॉज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से साबित किए जा सकते हैं, लेकिन मेंटल लॉज सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही समझे जा सकते हैं। पहला मेंटल लॉ है लॉ ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि जब किसी इंसान का अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। एलेनर रूजवेल्ट का कहना है कि हमारी मर्जी के बिना कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता और ज्यादा कंट्रोल होने का मतलब यानी ज्यादा आत्मसम्मान। किसी सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए या तो हम उसका सामना कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। दूसरा नियम है कॉज एंड इफेक्ट का। इसका मतलब हुआ कि हमारी जिंदगी में हर असर के पीछे कोई कारण होता है।
तो अगर हम पर कोई बुरा असर पड़ रहा है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे मिटा देना चाहिए। इसी तरह अगर हम पर कोई अच्छा असर पड़ रहा है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे दोहराना चाहिए। जैसे गोल्फ खेलने से अगर आप खुश होते हैं तो उसे बार बार खेलिए ताकि आप खुश रहें। तीसरा नियम है विश्वास का नियम, यानी हमारा विश्वास हमारी सच्चाई जरूर बन सकती है। अपने सपने पर ही विश्वास नहीं होगा तो आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी? चौथा है द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब है कि जिंदगी में उम्मीद से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। इस तरह हम पहले से ही अपना फ्यूचर जान जाते हैं। कम की उम्मीद रखेंगे तो जिंदगी में कम ही मिलेगा। पांचवा नियम है अट्रैक्शन का नियम, यानी आप जिंदगी में जिन चीजों पर ध्यान देते हैं वही आप तक पहुंचती हैं। म्यूजिक की ही बात करें तो देखिए, जैसे अगर किसी कमरे में 2 पियानो हों तो जो सुर आप एक पर बजाएंगे वही सुर दूसरे पर भी बजता सुनाई देगा। इसी तरह आपको अपनी सोच और भावनाओं से मिलते जुलते लोग जरूर मिलेंगे। छठा नियम द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है। ये कहता है कि बाहर की दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। आपके बाहरी रिश्ते आपके भीतरी स्वभाव के अनुरूप ही होंगे। बाहरी सेहत अंदर के थॉट्स के अनुसार ही होगी। जब हमारे मन के भाव पॉजिटिव होते हैं तब हमारी पूरी दुनिया अपनी जगह सही रहती है। आखिरी नियम द लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंसी है। इसका मतलब है कि हमारे एक्सपीरियंस हमारे थॉट्स के बराबर ही होते हैं। यही विचार और भावनाएं मिलकर जीवन का सच बन जाती हैं। द मास्टर प्रोग्राम। 21 साल की उम्र में ब्रायन के पास नौकरी नहीं थी और वे एक छोटे से घर में रहते थे। ठंड का समय था और वे अपने घर से बहुत दूर थे। 31 साल की उम्र तक भी उनके पास कोई नौकरी नहीं थी और वो सबसे दूर अकेले रहते थे। इतनी मेहनत करके भी उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया था। ब्रायन को लगा कि वे अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सुना था कि एक एवरेज इंसान सिर्फ 10% या कम तक ही पहुंच पाता है और इस बात से वे प्रभावित हुए। ट्रू पोटेंशियल को एक इक्वेशन में समझाया गया है। IA plus AA into A is equivalent to IHP। IA यानी इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स, जिन क्वालिटीज के साथ हम पैदा हुए हैं। AA यानी एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, जो कौशल या हुनर हम सीखते हैं। फिर A यानी एटीट्यूड। एटीट्यूड होती है हमारी मेंटल एनर्जी और IHP का मतलब है इंडिविजुअल ह्यूमन परफॉर्मेंस। ब्रायन के एक सेमिनार में एक नौजवान ने अपनी कहानी सुनाई। वो मजदूरों के परिवार का था और उसने अपने लिए वैसी ही जिंदगी मान ली थी, तो स्कूल के बाद वो भी मजदूरी करने लगा। फिर एक दिन उसे लगा कि वो अपने एम्बिशंस को दबा रहा है। उसी समय से उसने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। उसने नौकरी छोड़ी, सेल्स में आया और जी तोड़ मेहनत की। शुरुआत के स्ट्रगल के बाद 5 सालों के भीतर ही वो साल में $1 लाख कमाने लग गया था। यहाँ सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास होना चाहिए। इसे मास्टर प्रोग्राम कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 हिस्से होते हैं। पहला हमारा सेल्फ आइडियल है। ये हमारा ऐसा आदर्श रूप है जो हम खुद बनना चाहते हैं। दूसरा हिस्सा हमारी सेल्फ इमेज, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं। तीसरा हिस्सा है सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मसम्मान। जितना ज्यादा हम खुद को पसंद करेंगे उतना ज्यादा हमारा आत्मसम्मान होगा। बच्चों में कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो 2 खूबियां लेकर पैदा होते हैं। पहला, उन्हें गिरने और शोर के अलावा कोई डर नहीं लगता। दूसरी खूबी ये है कि वे मन के साफ होते हैं। वे बोलते समय ये नहीं सोचते कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा। डर और सेल्फ कॉन्सेप्ट की बातें वे दूसरों को देखकर सीखते हैं। द मास्टरमाइंड। ब्रायन के वकील उन्हें टाइपिंग पूल ऑफिस ले गए, जहां उनकी सेक्रेटरी कानूनी कागजात टाइप करने का काम करती थी। हर किसी के पास एक माइक्रो कंप्यूटर था। उस वकील ने बताया कि कंप्यूटर इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे। बताया गया कि जो लोग पहले काम करते थे सब छोड़कर जा चुके थे। उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन नए सेक्रेटरी को सिखाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसीलिए कंप्यूटर को सिर्फ टाइपराइटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन प्रोडक्शन पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पता चलता है कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है।
काम को बेहतर बनाने के लिए उन सेक्रेटरीज को जरूरी ट्रेनिंग दी जा सकती थी। वे मेहनत तो कर रहे थे लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम था। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में कोई याददाश्त नहीं होती। ये जानकारी पहचान कर चीजों को देखता और समझता है, पहले के स्टोर किए गए डेटा से फर्क भी करता है। जैसे रास्ता पार करते समय अगर आपको गाड़ी की आवाज आए तो आप तुरंत उस आवाज की दिशा में देखेंगे। यही पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन कॉन्शियस माइंड का पहला काम है। अगर गाड़ी बहुत तेजी से आ रही हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे बढ़ने में खतरा है, क्योंकि आपको पहले से गाड़ियों के एक्सपीरियंस से पता है। आप एक कदम पीछे हट जाएंगे। यह है दूसरा काम, बराबरी यानी कि कंपैरिजन। कॉन्शियस माइंड का तीसरा काम है एनालिसिस और चौथा है फैसला लेना यानी कि डिसाइडिंग। आपकी समझ आपको बताती है कि आगे जाने में खतरा है, तभी आप फैसला लेते हैं कि रास्ता पार नहीं करना है बल्कि पीछे हटना है। सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत बड़ी मेमोरी बैंक है। ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड की ही बात मानता है। सबकॉन्शियस एक्टिविटी का नियम कहता है कि कॉन्शियस माइंड की हर बात सबकॉन्शियस माइंड हमेशा मानेगा। जैसे अगर आपको एक पीली स्पोर्ट्स कार खरीदनी हो तो आपको हर गली नुक्कड़ पर पीली स्पोर्ट्स कार जरूर दिखेगी। दोनों मन हमेशा जुड़े रहते हैं। द मास्टर स्किल। इंसान गोल से ही जुड़ा है। पहले तो गोल तय करता है और फिर उन्हें हासिल करने में लग जाता है। देखना यह होता है कि हम कितनी लगन से उन्हें पूरा करना चाहते हैं। लोग अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए प्लान्स तो बहुत बनाते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। फेल होने की भावना से वे गोल भी तय नहीं कर पाते। कभी कभी लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए अपने गोल अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। सिर्फ उन्हें बताएं जो इसमें आपकी मदद कर सकें, जैसे आपके बॉस या पत्नी या कोई और जो आपको एनकरेज करे। पीछे रहने का एक और कारण है हार का डर। एडिसन ने 5000 एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनसे पूछा गया कि 5000 बार असफल होने के बाद भी वे क्यों लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उस टेस्ट के काम ना करने के 5000 तरीकों का पता चला। तो किसी भी काम को करने की लगन बनी रहनी चाहिए। याद रखें कि हर हार हमें जीत के करीब ले जाती है। लगातार गोल तय करते रहना और उन्हें पूरा करने और फिर नए गोल तय करने की तमन्ना बनी रहती है। मन में तस्वीर बनी रहेगी तो हर काम पूरा होगा। प्रायोरिटी के अनुसार तय किए गए काम की लिस्ट को मास्टर प्लान कहते हैं। इसमें 12 स्टेप्स हैं जिनसे मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। पहला, इच्छा होनी चाहिए कि सपने पूरे हों। विश्वास होना चाहिए कि गोल हासिल किए जा सकते हैं। तीसरा, लिखें ताकि गोल सामने कागज पर हो। चौथा, फायदे क्या हो सकते हैं ये भी सोचें। पांचवा, शुरुआत तय करें। छठवां, समय सीमा यानी डेडलाइन तय करें। सातवां, रुकावटों की पहचान करें। आठवां, ज्यादा जानकारी की जरूरत पहचानें। नौवां, जिनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है उन्हें पहचानें। 10वां, प्लान बनाएं। 11वां, मन में तस्वीर बनाएं कि गोल हासिल करना कैसा होगा। और 12वां, डटे रहें, कोशिश करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर है द मास्टर डिसीजन। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर न आ पाने के लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन ये आदत छोड़कर हमें अपने गोल्स तय करने चाहिए। एक बार सोचकर देखिए कि क्या कोई ऐसा है जिसने यही मुश्किलें होते हुए भी अपनी मंजिल हासिल की हो। अगर जवाब हाँ है तो आपके बहाने बेकार हैं। अपनी जिम्मेदारी के प्रति आपका रवैया ही मायने रखता है। कोई या तो बहुत जिम्मेदार होगा या बिल्कुल नहीं। कोई मेंटली हेल्दी इंसान ही सही तरह से जिम्मेदार हो सकता है। शक, डर, जलन और अपराध जैसी नेगेटिव सोच से ही हार मिलती है। और इन सबसे बुरा है गुस्सा। इसकी शुरुआत होती है जस्टिफिकेशन से, जब लोग अपनी इस सोच को सही बताते हैं। अक्सर इस सोच से राजी होने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे। दूसरा कारण है बातों को पर्सनली लेना। जैसे आपके साथ जानबूझकर कुछ गलत हुआ हो और सिर्फ आप पर ही इसका असर हुआ हो। नेगेटिविटी आती है बुरी आलोचना और नफरत से। इससे आत्मसम्मान भी कम हो जाता है। ऐसे समय में 3 लोगों को माफ करना चाहिए। पहले, अपने पेरेंट्स को। उनकी हर बात को माफ करें, क्योंकि कई बार तो उन्हें पता नहीं चलता कि उनके बच्चे को बुरा कैसे लगा। दूसरा, हर किसी को।
किसी को माफ करने के लिए जरूरी नहीं कि आप उन्हें पसंद करें। और तीसरा, खुद को, अपनी हर गलती के लिए खुद को जरूर माफ करें। द मास्टर गोल। इंसान के लिए मन की शांति से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मन शांत होने से सारे काम, सारे फैसले ठीक होते हैं। नेगेटिव इमोशन से दुख होता है। ज्यादा स्ट्रेस से कैंसर, स्ट्रोक, अल्सर्स, आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियां होने का डर रहता है। स्ट्रेस के 7 कारण हैं। पहला कारण है चिंता। लोगों की 40% चिंता उन चीजों या बातों के बारे में होती है जो कभी होंगी ही नहीं। 30% अतीत को लेकर जिसे बदला नहीं जा सकता। 12% चिंता सेहत के बारे में और 10% चिंता बेकार के मामलों को लेकर। सिर्फ 8% मामले जरूरी बातों के होते हैं। उनमें से 4% के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब लोगों की चिंता के सिर्फ 4% मामलों को बदला जा सकता है। स्ट्रेस का दूसरा कारण है एक दिशाहीन जिंदगी होना, जिसमें अपने गोल के बारे में नहीं पता होता। तीसरा है अधूरापन, जैसे कोई काम अधूरा छोड़ने पर स्ट्रेस होता है। चौथा कारण है हार का डर। यही डर हमारी इच्छाओं को खत्म कर देता है। डर का सामना करेंगे और हार से सीखेंगे, तभी सफल हो पाएंगे। पांचवा कारण है नकारे जाने या रिजेक्ट किए जाने का डर। आमतौर पर 2 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, कॉन्फ्रंटर्स और एवेडर्स। एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्फ्रंटर्स और एवेडर्स के 2 टीम को एक इलेक्ट्रोड से बांधकर हर मिनट में बिजली का हल्का झटका दिया गया। एवेडर्स अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते और घड़ी की तरफ देखने से बचते। जब टेस्ट खत्म हुआ, उनकी हेल्थ रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और चिंता के लक्षण भी पहले से ज्यादा हो गए थे। कॉन्फ्रंटर्स ने भी अपना ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही झटके का समय होता तो वो लोग घड़ी की तरफ देखते और झटके के लिए तैयार रहते। जब टेस्ट खत्म हुआ तो उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट लगभग पहले जितने ही थे। कॉन्फ्रंटर्स अपने डर का सामना करते हैं, एवेडर्स उनसे बचते हैं। एक स्वस्थ जिंदगी के लिए डर का सामना करें। मास्टरिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अमेरिका में सबसे ज्यादा कीमती है सोशल इंटेलिजेंस, यानी लोगों से मिलने जुलने की काबिलियत। हमारी ज्यादातर खुशी दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों से आती है। एक हेल्दी पर्सनालिटी का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड होना, दूसरों को माफ करने का स्वभाव होना और लोगों से आसानी से घुलना मिलना। बुराई करना बुरे स्वभाव का लक्षण माना जाता है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए 7 तरह के व्यवहार होने चाहिए। पहला, सहमति भरा व्यवहार, यानी जिनसे आप बात कर रहे हो उनकी बात से सहमति दिखाने के लिए मुस्कुराना, सिर हिलाना, बहस न करना, क्योंकि लोग बहस करने वालों से बचते हैं। अक्सर हम बहस जीतने के चक्कर में रिश्ते खो देते हैं। या तो शांति से अपनी बात पेश करें या चुप रहें। दूसरा व्यवहार है स्वीकार करना। सामने वाले की आंखों में देखिए, मुस्कान देखिए और बॉडी लैंग्वेज देखिए। आप समझ जाएंगे कि वे आपके होने से खुश हैं या नहीं। मुस्कुराना ही एक्सेप्टेंस दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा व्यवहार है तारीफ करना। थैंक यू कहने और किसी के अच्छे काम की सराहना करने से लोग एप्रिशिएट महसूस करते हैं। चौथा है मंजूरी दिखाना या तारीफ करना, जिससे आत्मसम्मान भी बढ़ता है। तारीफ तुरंत की जानी चाहिए और सबके सामने की जानी चाहिए, लेकिन गलतियों को अकेले में समझाया जाना चाहिए। पांचवा व्यवहार होता है किसी इंसान की अच्छी बातें या आदतों को पसंद करना, जिससे उन्हें भी इम्पोर्टेंट होने का एहसास होता है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए छठा व्यवहार है सामने वाले की बात पर ध्यान देना। इससे सामने वाले को लगता है कि वे आपके लिए मायने रखते हैं। इग्नोर किए जाने के एहसास से अक्सर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। आखिर में सातवां व्यवहार है प्रिंसिपल ऑफ बूमरैंग, यानी जैसी भावना दिखाएंगे वैसा ही लौट कर आपके पास आएंगी। अगर आप कोई पॉजिटिव आइडिया या राय देते हैं तो आपको वही मिलेगा, और नेगेटिव कहेंगे तो आपको भी वही मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन एक बेहतरीन कंक्लूजन देकर के जाती है। ये ऑडियो बुक समरी हमें सिखाती है कि कुछ भी दिल से चाहें तो उसे हासिल कैसे करें। ब्रायन ट्रेसी ने इस बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है और समझाया है। आपने मेंटल लॉज, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा।
आपने गोल्स तय करने और धीरे धीरे उस तक पहुंचने की इम्पोर्टेंस को जाना। आपका गोल चाहे अमीर बनने का हो, दुनिया घूमने का हो, शानदार शादी करने का हो या वजन घटाने का, ये बुक हर तरह से एक गाइड का काम करेगी। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक देकर के आपकी राय जरूर जाहिर करें। बहुत जल्द एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए गीगल को, रखिए आपका बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।